चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सभी मेथड्स देख ली। लॉन्ग सम भी देखे, शॉर्ट सम्स के लिए भी मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाई थी कल के वीडियोस में कि शॉर्ट सम में कौन कौन सी फार्मूला आती है और कैसे हमें यूज करनी है। ठीक है ना। अब उसके रिलेटेड थोड़े थोड़े बदल के क्वेश्चंस तो आएंगे ही। अब आज आज हमें जो क्वेश्चंस देखने हैं वो इस चैप्टर के थोड़े से लॉजिकल एग्जांपल्स देखने हैं, जिसकी मेथड शायद पहले क्वेश्चंस में नहीं थी। तो वो जो थोड़े से अलग मेथड के क्वेश्चंस है ना, वो आज हमें देखने हैं। आपके 4 एग्जांपल है ऐसे टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल नंबर 18, 19, 20 और 21, जिसमें थोड़ा सा अलग मेथड है आपको। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग देखते हैं कि भाई उनमें ये सम्स हमें कैसे करने हैं। आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें एग्जांपल्स किए हुए ही हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसकी मेथड बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ आपको। कि जैसे अगर एग्जांपल 18 देखें ना, एग्जांपल 18 तो एकदम सिंपल है कि उसमें देखो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि भाई रिग्रेशन लाइन आपको दी गई है, y और x के रिलेटेड रिग्रेशन लाइन दी हुई है, y कैप इक्वल टू 50 प्लस 3.5x, ये रिग्रेशन लाइन है। और एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 16 एंड 108। ये सॉल्यूशन का मतलब क्या कि अगर x पे 16 रखो तो y पे 108 हो सकता है। और हमें वही चेक करना है, क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है कि फाइंड द एरर। एरर चेक करना है कि अगर x पे 16 रखें तो कितना आएगा। ठीक है ना। अगर x पे 16 रखा जाए तो एरर कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। एरर मतलब कि यहाँ x पे हम 16 रखें तो क्या क्या y की वैल्यू ये 180 आएगी या और कुछ आएगी, वो चेक करना है। ठीक है ना। एरर का मतलब ये कि आपको x पे यही वैल्यू रखनी है और चेक करना है कि y पे यही वैल्यू आएगी 108 या और कुछ आएगी। अगर यही वैल्यू आई मतलब एरर कुछ भी नहीं है। अगर और कुछ वैल्यू आई मतलब हाँ उसका एरर है, वो एरर बताना है। ठीक है ना। आपको ये एरर वाले क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मार्क्स में से पूछा जाता है कि भाई ऐसे एरर फाइंड करके बताओ, एमसीक्यूज में या तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में। तो एरर के लिए वही करेंगे, x इक्वल टू 16 है मतलब जो है y कैप दिया हुआ है ना, y कैप 50 प्लस 3.5x, तो x की जगह पे 16 रखेंगे हम लोग। मतलब कि 50 प्लस 3.5 x पे 16, मतलब कि 50 प्लस 3.5 और 16 करें तो कितना होगा 56, एंड 50 प्लस 56 तो 106। देखो y की वैल्यू 106 मिली पर मिलनी चाहिए 108, मतलब एरर है ना एरर, बराबर ना। तो वही तो चेक करना था कि एरर है या नहीं। यहाँ पर है एरर। कितने एरर है तो 2 पॉइंट्स की एरर है। तो वो एरर यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर फिर एरर बताते हैं, सिंबल में ई कहते हैं, जिसे कहते हैं y माइनस वाई कैप। ठीक है। इसका मतलब कि y माइनस वाई कैप, तो y पे लिखा जाता है ये ओरिजिनल वैल्यू, y मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू 108 माइनस वाई कैप ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिली, ये y कैप मिली वो 106, मतलब आंसर 2, कि भाई एरर 2 पॉइंट्स की है। ठीक है ना, कि भाई 2 पॉइंट्स की एरर हुई। सिंपल है ना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है ना। वैसे ही एग्जाम्पल 18 में ही सेकेंड क्वेश्चन भी है, उसमें भी आपको रिग्रेशन लाइन दी गई है 22 प्लस 0.8x, और उसमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 और 30, और इसमें भी यही चेक करना है कि अगर x की वैल्यू हम 10 लिखें तो क्या आंसर 30 आ रहा है या और कुछ आ रहा है, कि और कुछ एरर आ रही है। ठीक है ना, वो सिर्फ हमें चेक करना है। मतलब कि यहाँ पर y कैप 22 प्लस 0.8x है तो x की जगह पे 10 लिखें कि 22 प्लस 0.8 x की जगह पर 10, मतलब हो जाएगा 22 प्लस 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 8, और 22 प्लस 8 30। देखो एग्जैक्ट वैल्यू मिली, एग्जैक्ट वैल्यू मिली मतलब जीरो एरर, कोई एरर नहीं है। उसे भी अगर बताना हो तो हम बता सकते हैं कि भाई एरर मीन्स ई इक्वल टू कितना y माइनस वाई कैप, मतलब y पे ओरिजिनल वैल्यू भी 30 और y कैप भी हमें 30 मिला, 30 माइनस 30 जीरो, क्या एरर जीरो हुई, कुछ भी एरर नहीं। अरे बात समझ में। तो देखो ये एक पहला एग्जाम्पल था कि ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन, इसे खाली ध्यान में रखना। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 देखें, उसमें थोड़ी सी अलग मेथड, एक नया टॉपिक है, उसके बारे में समझाऊं मैं। अब जैसे 19th वाला एग्जाम्पल है, तो देखो 19th वाले एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ है कि एक रिग्रेशन लाइन दी गई है, y कैप इक्वल टू 25 प्लस 3x। ठीक है, उसके साथ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 48,
तो हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, लिखा हुआ है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ढूंढना है, मतलब एस एक्स हमें फाइंड करना है, ये एक पॉइंट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 15। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना कि अगर एस वाई 15 है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है। ये आपका नया पॉइंट है जो आगे पूरे चैप्टर में कोई सम में नहीं आया था, ठीक है ना। ये एक छोटा सा नया पॉइंट है, शॉर्ट सम के लिए ही है, एक शॉर्ट नया पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहले तो चलो ये आधा सम पूरा करें कि भाई वाई कैप दिया हुआ है 25 प्लस 3x, कोवेरियंस दिया हुआ है तो एस एक्स ढूंढना है। तो एस एक्स कैसे ढूंढते हैं, एस एक्स ढूंढेंगे कोवेरियंस वाली फॉर्मूला सही ना, कल आपको शॉर्ट सम लिखवाए थे ना, शॉर्ट सम्स लिखवाए थे, उसमें एक फार्मूला लिखवाई थी b इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला थी ना कि b इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से ये एस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना, कोवेरियंस दिया हुआ है, लेकिन b की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे। तो ये एक लॉजिक याद रखो शॉर्ट सम के लिए, 1 मार्क 2 मार्क के लिए खास, कि b कैसे ढूंढेंगे। देखो y कैप जो रिग्रेशन लाइन होती है ना, उसकी हम लोग फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी एक्स। इसका मतलब कोई भी रिग्रेशन लाइन में x का जो भी कोएफिशिएंट हो ना, x के साथ जो भी नंबर हो ना, वो नंबर हमेशा b होता है, और जो अकेला नंबर हो ना, वो नंबर हमेशा a होता है। जैसे यहाँ पर भी अगर ये y कैप दिया हुआ है, ये रिग्रेशन लाइन दी गई है, y कैप इक्वल टू 25 प्लस 3x, तो इसका मतलब x के साथ जो नंबर है ना, वो नंबर हमेशा b कहलाता है। याद रखना, x के साथ जो नंबर हो, ऐसे नहीं जो पहले या बाद में दिया हुआ हो। कितनी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में 3x आगे होता है, 25 पीछे होता है। तो इतना याद रखो, x के साथ जो नंबर होता है ना, वो नंबर b कहलाएगा, और जो अकेला नंबर हुआ वो a कहलाता है। मतलब ये जो हमें लाइन दी गई है, उसके हिसाब से a की वैल्यू 25 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई, सिर्फ 3x नहीं, सिर्फ 3। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला में हमें b चाहिए था वो b मिल गया ना, 3। ठीक है ना, b पता है, कोवेरियंस दिया हुआ है, तो एस एक्स ढूंढ सकते हैं ना, कर सकते हैं ना ऐसे फाइंड। आपकी टेक्स्ट बुक में ये किया हुआ ही है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ इसमें कि भाई इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई b की जगह पे रखेंगे हम लोग 3, कोवेरियंस पे 48 एंड एस एक्स स्क्वायर, वो हमें ढूंढना है, बराबर। अब ये जो एस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो एक क्रॉस में ले जाए ना, एस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 यहाँ पे, मतलब कि एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 अपॉन 3, मतलब कि एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। ये एस एक्स स्क्वायर वेरिएंस मिला, हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट एस एक्स इक्वल टू 4। ये वैल्यू मिल गई ना हमें, बराबर ना। पहला सम हो गया। अब दूसरा एस वाई 15 दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है। अब ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, तो खाली इतना याद रखो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो तो मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर करने पर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या, मतलब आर, वो आर कहलाता है, स्मॉल आर, जो हमने सेकंड चैप्टर में पूरा ढूंढा। पूरा सेकंड चैप्टर इसके ऊपर था ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढते थे, आर ढूंढते थे। मतलब आर का अगर स्क्वायर करो तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है, जिसे सिंबल में कैपिटल आर लिखते हैं, आर स्क्वायर, भले स्मॉल आर भी लिखो या कैपिटल आर, आपकी टेक्स्ट बुक वाइज ऐसे दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट, जब भी पूछे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है, तो इसका मतलब हमें आर ही ढूंढना है, आर की वैल्यू ढूंढनी है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढे तो सिर्फ आर, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछे तो फिर आर स्क्वायर, आर ही ढूंढना है, फिर आखिरी में उसका स्क्वायर। समझ आ रही है बात, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। और ये आर ढूंढने की फॉर्मूला, तो आर ढूंढने की फॉर्मूला थर्ड चैप्टर में भी आपको बताई हुई है, और सेकंड चैप्टर में भी, पूरे चैप्टर में आर ढूंढने की फॉर्मूला ही है। तो कोई भी आपको पूछे, ठीक है, एग्जाम में भी कभी पूछे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कंफ्यूज मत होना, ये नए पॉइंट के लिए कंफ्यूज मत होना, उसमें आपको आर ही ढूंढना है, खाली आखिरी के आंसर को स्क्वायर कर देना है। समझ आ रही है बात,
ऐसा ही है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में, एक मिनट ध्यान दो कि आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14। उस 14 एग्जाम्पल में भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह है कि उसमें पहले रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है, वाई कैप पूरा ढूंढना है, तो उसके लिए जैसे ढूंढते हैं ना, पहले बी फिर ए फिर वाई कैप, वैसे। और आखिरी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आखिरी में उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी ढूंढना है। तो उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उस एग्जाम्पल में अलग से दिया हुआ है आर फाइंड करना। और आर कैसे ढूंढते हैं, वो सेकंड चैप्टर की मेथड से। सेकंड चैप्टर में आर वाली जो मेथड यूज करते थे ना, एक्स वाई वाली मेथड, यूवी वाली मेथड, वो कोई भी मेथड से आर ढूंढो फिर उसका स्क्वायर करो। आपका एग्जाम्पल 14 एक बार देखना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। लेकिन बाय चांस कभी पूछ भी ले, अगर सपोज स्कूल में पूछ भी ले कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढ के बताओ, तो आपको आर ही ढूंढना है। सेकंड चैप्टर में जो मेथड सीखी थी ना, उस मेथड के हिसाब से आर ही ढूंढना है, फिर जो आखिरी आंसर मिले उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है, तो आर ढूंढना है। अब आर ढूंढने की सेकंड चैप्टर की फॉर्मूला भी है, और जो है वो इस थर्ड चैप्टर की फॉर्मूला भी है। सेकंड चैप्टर में हम लोग आर ढूंढने की फॉर्मूला लिखते थे कि कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, याद है ना, थर्ड चैप्टर में ऐसे ढूंढते थे। तो यहाँ पे कोवेरियंस दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में ऐसे ढूंढते थे हम। तो यहाँ पे कोवेरियंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एस एक्स ढूंढ लिया, एस वाई भी दिया हुआ है, तो मिल सकता है ना आर, और फिर आर का स्क्वायर कर दें। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो ये सॉल्यूशन किया हुआ है इस मेथड से, बरोबर। तो ऐसे भी आर ढूंढ सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। नहीं तो आर ढूंढने की दूसरी भी हमारे पास फॉर्मूला है, जो थर्ड चैप्टर में देखी कि बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस वाई अपॉन एस एक्स, ये भी तो फार्मूला है ना हमारे पास। इस फार्मूला के जरिए भी बी है हमारे पास, एस वाई और एस एक्स भी है, तो आर मिल जाएगा उसमें, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अरे बात समझ में। जैसे यहाँ पे b की वैल्यू 3 लिखें, ये b की वैल्यू 3, r ढूंढना है एस वाई, तो एस वाई पे लिखें 15 और एस एक्स पे लिखें 4, बराबर। ये क्रॉस में ले जाए ना, 4 यहाँ और 15 डिवाइड में, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 15 इक्वल टू आर, 4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड, तो यहाँ कट होगा 3 5 जा और 4 डिवाइड बाय 5, तो 4 डिवाइड बाय 5 आर इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.8, और 0.8 ये आर मिला। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है, मतलब आखिरी आंसर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर 0.64। ठीक है। इस मेथड से भी ढूंढोगे तो भी आंसर यही मिलेगा आपको, और इस मेथड से ढूंढो तो भी वही। ठीक है। तो ये नया पॉइंट खास याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नोट करके रख लेना कि कभी सेकंड और थर्ड सम के सम अगर मिक्स में पूछ लेना आपको, और कभी पूछे ये पॉइंट बताओ, तो मतलब आर ढूंढना है, थर्ड चैप्टर की मेथड या सेकंड चैप्टर की मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करो, आर ढूंढना है फिर उसका स्क्वायर कर देना। समझ आई बात, इजी है ना ये। अब ये 19 एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन ये है। अब सेकंड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी थोड़ा सा लॉजिकल है, थियरी वाइज है। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वाई इज 15, कि अगर y में 15 यूनिट इंक्रीज होता है तो x में कितने यूनिट इंक्रीज होगा, वो हमें बताना है। अब ये क्या है, अब ये भी एक थियरी का नया पॉइंट है। जैसे ये नया पॉइंट था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वैसे ये भी है। शॉर्ट सम के लिए ये नए पॉइंट आते हैं, आगे सम में नहीं थे, इसलिए ये अलग से बता रहा हूँ कि अब ये मतलब क्या कहते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज क्या। तो आपको पता है जब हम लोग ये रिग्रेशन लाइन जब ढूंढते हैं तो उसमें से ए और बी की वैल्यू पता करते हैं हम। तो ए और बी की वैल्यू में से ये बी की वैल्यू से हम एक्स और वाई की वैल्यू सपोज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर बी को इंटरप्रेट करो ना, तो बी को इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है, अगर बी को एक्सप्लेन करो तो उसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं कि इफ अगर बी की वैल्यू 3 है तो कह सकते हैं इफ there is a increase of 1 unit in x, 1 unit in x, then there is a increase of 3 unit in y.
ये b इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि अगर x में 1 यूनिट भी बढ़ता है ना तो y में 3 यूनिट बढ़ जाते हैं, क्योंकि b इक्वल टू 3 है। अगर b इक्वल टू 2 होता ना बाय चांस, चलो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होता, अगर b इक्वल टू 2 होता तो इसका मतलब कि अगर x में 1 यूनिट बढ़ता है तो y में 2 यूनिट बढ़ जाते हैं, 3 नहीं, कितने, 2 यूनिट बढ़ते हैं अगर b इक्वल टू 2 हो तो। वैसे ही अगर b इक्वल टू 5 हो तो इसका मतलब अगर x में 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में 5 यूनिट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना, ये b की वैल्यू बताती है हमें, थियरी वाइज ऐसा बताती है। इसका मतलब सपोज अगर b पे 3 है तो x पे 1 यूनिट बढ़ेगा तो y पे 3 यूनिट बढ़ेगा। मतलब ऐसे कि अगर x और y को कंपेयर करें ना, कि अगर x में 1 यूनिट बढ़ेगा तो y पे 3 यूनिट बढ़ जाएगा, अगर x में 2 यूनिट बढ़ेगा तो y पे 6 यूनिट बढ़ेगा, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाता है ना, y जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है, x में 1 तो y में 3, x में 2 तो y में 6, अगर x में 3 यूनिट बढ़ता है तो y पे 9, क्योंकि b इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको पूछते हैं कि अगर x में जो है वो 10 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में कितना होगा वो बताओ, ऐसे 1 मार्क में पूछा जाता है कि अगर x में 10 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में कितना होगा, तो y में 30 हो जाएगा। सही बात है ना। कभी उल्टा भी पूछते हैं आपको कि अगर y में 27 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो x में कितना होगा वो बताओ। तो अगर b इक्वल टू 3 है मतलब y 3 टाइम्स हो जाता है, तो अगर x में कभी पूछे तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे ना, 3 टाइम्स कम कर देंगे ना। तो अगर y में 27 इंक्रीज हो रहा है तो b में कितना होगा, 9 होगा। तो वही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम्पल में पूछा हुआ है कि अगर y में 15 यूनिट इंक्रीज होता है तो x में कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए ये b की वैल्यू देखते हैं कि b पे 3 है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 टाइम्स कम होगी। अगर b पे 2 होता ना तो y के कंपैरिजन में x की वैल्यू 2 टाइम्स कम होती। अगर यहाँ 5 होता ना तो y के कंपैरिजन में x की वैल्यू 5 टाइम्स कम होती। अगर x की वैल्यू ढूंढनी होती है तो 5 टाइम्स या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स या 10 टाइम्स कम होगी, और अगर y की वैल्यू कभी ढूंढनी हो तो उतने टाइम्स वो ज्यादा होगी। समझ आ रहा है लॉजिक। तो अब इसमें पूछा हुआ है कि अगर y पे 15 तो x पे कितना, तो y पे 15 तो x पे 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। सही बात है ना, समझ आ रही है ना बात। ये लॉजिक ध्यान देना है, इसमें खाली सेंटेंस ही लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो ये एग्जाम्पल 19 का आंसर दिया हुआ, उसमें सेंटेंस ही दिया हुआ है कि अगर y में 15 यूनिट इंक्रीज होता है तो x में 15 डिवाइड बाय 3 5 यूनिट इंक्रीज होगा। बरोबर। जैसे एक और एग्जाम्पल ऐसे ही बताऊं, ऐसे ही एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सपोज y कैप दिया हुआ है कि 30 प्लस 6x, ऐसे दिया हुआ है 30 प्लस 6x, ये a पे कुछ भी नंबर हो वो नहीं, ये थियरी के लिए b पे नंबर देखते हैं कि सपोज 30 प्लस 6x दिया हुआ है और इसमें हमें पूछे कि भाई अगर x पर 3 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में कितना यूनिट इंक्रीज होगा। तो उसके लिए इसमें b की वैल्यू ढूंढते हैं कि b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू 6 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर x पे 1 तो y पे उसका 6 टाइम्स होगा, तो इसलिए अगर x पे 3 तो y पे उसका 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18। ऐसे होगा ना, ये b की वैल्यू पर से x और y मिलता है ना, ऐसे रफ में लिख दिया करो। अब अगर कभी आपको पूछे कि अगर y पे 30 यूनिट आ रहा है तो x पे कितना, तो अगर उल्टा पूछे तो उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, b इक्वल टू 6 है इसीलिए कि अगर y पे 30 है तो x पे कितना हो जाएगा, x पे हो जाएगा 5 यूनिट। समझे। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो उसके लिए b की वैल्यू पर से हम सपोज करते हैं x और y कितना है, y की वैल्यू ढूंढने के लिए पूछे तो उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की वैल्यू ढूंढने के लिए पूछे तो उतना डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना ये पॉइंट, माइंड में रखना बेटा खास। इस एग्जाम्पल 19 में दो नई चीजें थी, एक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब r का स्क्वायर, और दूसरा ये थियरी बी रिलेटेड थियरी, इंक्रीज और डिक्रीज की थियरी। ये दोनों पॉइंट इस एग्जाम्पल के लिए याद रखना।
और आपकी फाइनल एक्सरसाइज के जब सम्स करोगे तो उसमें भी बीच बीच में आएगा, वो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब ये 19 एग्जाम्पल जैसे देखा, अब वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 20 देखें हम लोग। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ है कि एक रिग्रेशन लाइन दी गई है y कैप इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस फाइव, एस वाई रेशियो एस एक्स दिया हुआ है 5:8 और हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसमें भी देखो वही फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आर स्क्वायर। तो हमें आर ही ढूंढना होता है, आखिरी में उसका स्क्वायर कर देंगे, जो अभी आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है, आर हमें ढूंढना है। तो उसके लिए इस चैप्टर में वही फॉर्मूला है ना कि b इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस वाई अपॉन एस वाई और एस एक्स दिया हुआ है 5 और 8, आर ढूंढना है। और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ से मिलती है, और यहाँ से मैंने बताया कि b की वैल्यू मिलती है हमेशा जो x के साथ हो। इसमें b की वैल्यू 5 मत लिख देना कि पीछे b आता है तो मतलब वो 5 हुआ। भले y कैप की फॉर्मूला में a प्लस बी एक्स आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जो पीछे b आता है तो पीछे वाला नंबर ही लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, x के साथ जो नंबर हो ना उसे b कहते हैं। तो यहाँ पर ये आगे दिया हुआ है, x के साथ कौन सा नंबर है, 2 है, तो b इक्वल टू 2, और वो भी 2 नहीं 1/2, क्योंकि नीचे 2 दिया हुआ है। अगर ऊपर ही होता ना 2x होता तो b इक्वल टू एग्जैक्ट 2 लिखते, लेकिन ये अपॉन में दिया हुआ है तो इसका मतलब b की वैल्यू 1/2 हुई हमारी, बराबर। मतलब यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे 1/2 इक्वल टू आर ढूंढना है, और एस वाई और एस एक्स उसकी वैल्यू लिखेंगे 5/8। तो अब आर ढूंढने के लिए तो ये क्रॉस में जाएगा ना, 8 यहाँ 5 नीचे, मतलब 1 मल्टीप्लाई 8 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आर। मतलब r की वैल्यू मिल जाएगी ये 8 और नीचे 2 5 10 तो 0.8, r की वैल्यू 0.8 है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर ढूंढना है। r स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर तो 0.64, ये मिल जाएगा ना, सिंपल है ना। देखो थियरी अगर पता हो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं तो ढूंढना आसान हो जाता है ना। इसलिए हमेशा कहता हूँ पहले थियरी कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर किया करो, फिर सम इजी हो जाते हैं। अब जैसे इसी एग्जांपल में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड वाला समझाया हुआ है, उसमें ये इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस 65 इक्वल टू 0, और इसके ऊपर से हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिग्रेशन कोएफिशिएंट b की वैल्यू हमें ढूंढनी है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब ये हुआ ना, तो b की वैल्यू ढूंढने के लिए इसमें तो कोई फार्मूला नहीं आएगी, इसमें कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं, b की वैल्यू होती है जो x के साथ नंबर हो वो b, इस फॉर्मूला में वही कहते हैं ना, x के साथ जो नंबर हो वो b कहलाता है हमारा, बराबर। तो यहाँ पर x के साथ नंबर मतलब आप 4b इक्वल टू 4 ऐसे मत लिख देना, x के साथ नंबर है मतलब b इक्वल टू 4 हो गया ऐसे मत लिख देना यहाँ पर, क्योंकि x के साथ वैल्यू तब गिनते हैं जब एग्जैक्ट इक्वेशन y कैप दी गई हो। जब y कैप या तो खाली y कैप या y सेम ही होता है ना, जब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो ना, तब x के साथ जो नंबर होता है उसे b काउंट करते हैं, ठीक है ना, तब x के साथ जो नंबर हो। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ये इक्वेशन क्लियर करनी है आपको, खाली कंफ्यूज करने के लिए ऐसे इक्वेशन दी गई है। पहले इक्वेशन y इक्वल टू बनानी है, फिर x के साथ जो नंबर बचेगा ना वो हमारा b का आंसर होगा। मतलब अगर y की इक्वेशन बनानी है तो y के साथ साथ जो जो नंबर है उसे इक्वल टू के उस साइड लेते जाएं। मतलब ऐसे कर दें हम लोग कि 5y इक्वल टू माइनस 65 वहाँ जाएगा प्लस 65, और प्लस 4x वहाँ जाएगा माइनस 4x, बराबर। अब अगर y की इक्वेशन बनानी है तो ये 5 डिवाइड में आ जाता है, मतलब कि y इक्वल टू 65 माइनस 4x डिवाइड बाय 5, और ये डिवाइड 5 भी एक को नहीं दोनों को मिलता है, दोनों के लिए होता है। मतलब कि y इक्वल टू 65 के नीचे भी 5 होगा माइनस 4x के नीचे भी 5 होगा, बराबर ना, 65 और 4x दोनों के नीचे 5 रहेगा। तो अब y इक्वल टू होगा 65 डिवाइड बाय 5 13, और माइनस 4 डिवाइड बाय 5 तो 0.8x, ये इक्वेशन बनी। देखो ये अब इसकी तरह बनी ना, उसे आप y कैप कहो या खाली y कहो एक ही बात है। ये अब उसकी तरह इक्वेशन बनी तो कहते हैं x के साथ जो नंबर है ना वो b कहलाया। अब x के साथ नंबर 0.8 है,
मतलब b की वैल्यू कितनी हुई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना हुआ, 0.8 हुआ। ठीक है, उत्तावल में सिर्फ x के साथ 4 है तो b इक्वल टू 4 लिख दें, ऐसा मत करना। ये जब 1 मार्क में पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू मत लिखना। y की इक्वेशन जब बनी हुई हो ना तो x के साथ का नंबर b कहलाता है। मतलब इसके ऊपर से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8 और अगर आगे माइनस हो तो -0.8, b की वैल्यू -0.8 आएगी। समझे, लॉजिक समझ में आ रहा है ना दोनों क्वेश्चन में। ये एग्जाम्पल 20 का लॉजिक ध्यान आया। अब आखिरी एक एग्जाम्पल 21 देखें, उसमें ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 21 दिया हुआ है उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में बी वाई एक्स की वैल्यू है हमारे पास, चारों क्वेश्चन में बी वी यू हमें फाइंड करना है, बी वी यू। ठीक है, तो ये फाइंड करना हो ना तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला आती है। ये फार्मूला भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में या आगे की एक्सरसाइज में नहीं थी, इस एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी अगर बी वाई एक्स पर से वी यू हमें फाइंड करना है, बी वी यू, तो उसके लिए फार्मूला आती है बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई। ठीक है, अगर वी यू हमें फाइंड करना है ना तो वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, ये फार्मूला आती है। और अगर कभी वी यू दिया हो और वाई एक्स हमें ढूंढना हो, अगर कभी ऐसा हो, इस क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन बाय चांस अगर 1 मार्क में कभी पूछे कि भाई वी यू दिया है और वाई एक्स हमें ढूंढना है, तो अगर वाई एक्स फाइंड करना हो ना तो उसके लिए फॉर्मूला आती है बी वी यू मल्टीप्लाई सी वाई अपॉन सी एक्स। ठीक है, ये दो फार्मूलाज जो है वो माइंड में रखना है आप लोग, बरोबर ना, ये ध्यान में रखना। और किस में सी एक्स और सी वाई आता है, किस में सी वाई अपॉन सी एक्स आता है, ये भी ध्यान रखना। उल्टा सुल्टा ना लिख दो नहीं तो आंसर गलत होगा फिर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए मेन सी एक्स और सी वाई ढूंढना होता है। और सी एक्स और सी वाई कैसे ढूंढते हैं, यू और वी की फार्मूला से। यू की फार्मूला आती है ना x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और v की फार्मूला y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो ये u और v का जब कोई रूल दिया हो या कोई नंबर दिया हुआ हो तो अपॉन में जो आता हो वो सी एक्स और सी वाई कहलाए, बरोबर ना। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन भी है, u दिया हुआ है x माइनस 15, v दिया हुआ है y माइनस 20, वाई एक्स दिया हुआ है 0.85, तो हमें वी यू फाइंड करना है। तो अब इस पहले क्वेश्चन में भी अगर हमें बी वी यू ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला आती है बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, सी एक्स अपॉन सी वाई, ये फार्मूला। तो बी वाई एक्स तो है हमारे पास, वो कितना है 0.85, और मल्टीप्लाई सी एक्स और सी वाई। तो सी एक्स और सी वाई यहाँ से डिसाइड करते हैं, यहाँ से डिसाइड करते हैं सी एक्स यू पर से। तो u की फॉर्मूला आती है x माइनस ए अपॉन सी एक्स। तो x माइनस 15 मतलब x माइनस ए हुआ और नीचे सी एक्स होता है, तो नीचे कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब सी एक्स की वैल्यू 1 हुई हमारी। ठीक है, वैसे ही यहाँ y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो y माइनस बी, बी पे 20 है और अपॉन सी वाई, इसमें नीचे कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो 1 हुआ, बरोबर ना। मतलब यहाँ सी एक्स और सी वाई पे कितना लिखा जाएगा 1 अपॉन 1। फिर इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, जो भी आंसर आए 0.85 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, तो 0.85 ही रहेगा इसमें, तो कि वाई एक्स वही मिला 0.85। अरे बात समझ में, सिंपल है। वाई एक्स पर से अगर यू वी ढूंढना हो तो बस वो फार्मूला हमें यूज़ करते हैं और सी एक्स सी वाई फाइंड कर लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन भी है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, वाई एक्स दिया हुआ है और यू वी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर बी वी यू अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई। तो बी वाई एक्स हमारे पास है 0.9 और मल्टीप्लाई सी एक्स और सी वाई, तो सी एक्स यहाँ से ना x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो ये अपॉन वाला सी एक्स, तो अपॉन में कितना है 3, मतलब सी एक्स की वैल्यू 3 हुई यहाँ पे ना। इस फार्मूला के हिसाब से सी एक्स की वैल्यू 3 आई। और y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो y माइनस 8 अपॉन 5, ये 5 वो सी वाई की वैल्यू हुई, सी वाई की वैल्यू 5 हुई। ये सी एक्स और सी वाई मिला ना, वो यहाँ पे रखेंगे कि सी एक्स जो है वो 3 एंड सी वाई इक्वल टू 5। फिर उनका आंसर, फिर उनका आंसर लिखा जाएगा कि जैसे 9 3 ज़ा 27 और डिवाइड बाय 5, तो 0.54 कुछ होगा। मैंने ऐसे ही देखा, टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लेना। इनका सिर्फ कैलकुलेशन ना, फिर तो कैलकुलेटर में कि भाई इनका आंसर
54। आ रहा है ध्यान? वैसे ही इसमें भी u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, yx दिया हुआ है और vu हमें ढूंढना है। तो थर्ड वाले में भी bvu इक्वल टू byx मल्टीप्लाई cx अपॉन cy। तो byx की वैल्यू है 0.25, cx और cy हमें ढूंढना है। तो cx मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये नई चीज़ कैसे दिया हुआ है, 10 मल्टीप्लाई x माइनस 4.5। तो जनरली फार्मूला के हिसाब से x माइनस ए अपॉन सी एक्स होता है। तो x माइनस ए, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, वहाँ 1, लेकिन देखो उसकी जगह पर ऊपर नंबर दिया हुआ है, ऊपर नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ सी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 10 हुई। इस क्वेश्चन में सी एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 1 अपॉन 10, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, वो नंबर ऊपर दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल हुआ ना 1 अपॉन 10, बराबर ना। यहाँ सी वाई की वैल्यू अगर देखो तो y माइनस 50 अपॉन 10, वो डायरेक्टली 10 दिया हुआ है, मतलब सी वाई इक्वल टू 10 ही हुआ। सी वाई इक्वल टू 10 वो फिक्स है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं, ऊपर नंबर दिया हुआ है। अगर ऊपर दिया हो तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1 अपॉन 10, बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऊपर दिया हो तो क्या लिखेंगे उसे, 1 अपॉन 10, मतलब 1 अपॉन 10, या भले लिख सकते हो 0.1, जो भी लिखो। तो सी एक्स और सी वाई लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 अपॉन सी वाई पे 10, है ना। सी एक्स पे 0.1 और सी वाई पे 10, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर इसका कैलकुलेशन, मतलब फिर इसका कैलकुलेशन करो तो वो कुछ हो जाएगा 0.0025 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, 2 पॉइंट और हो जाएंगे, 0.0025। ये बी वी यू का आंसर, बराबर ना। नीचे डायरेक्ट दिया हो तो वो डायरेक्ट सी वाई या सी एक्स लिखना है, लेकिन अगर ऊपर दिया हुआ है तो वो 1 अपॉन करके लिखेंगे, बराबर। अब जैसे इसमें भी है, फोर्थ वाले में भी u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, yx दिया हुआ है और vu हमें ढूंढना है। तो b vu इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई। तो बी वाई एक्स पे ये लिखा जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई सी एक्स एंड सी वाई। तो अब सी एक्स पे कितना, तो देखो x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो अपॉन में कुछ नहीं है 1, लेकिन वो ऊपर नंबर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर सी एक्स की वैल्यू लिखो तो 1 अपॉन 5 हुआ, 1 अपॉन 5, ठीक है ना, 1 अपॉन 5, या भले लिख सकते हैं 0.2। और यहाँ पर भी y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में 1, लेकिन ऊपर नंबर दिया हुआ है 2, तो इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन 2। सी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2, यहाँ लिख सकते हैं 0.5, जो भी लिखना हो इनमें से। सी एक्स और सी वाई ये लिखा जाएगा ना, मतलब सी एक्स पे लिखा जाएगा 0.2, 0.2 और सी वाई पे लिखा जाएगा 0.5। फिर इनकी कैलकुलेशन, है ना, फिर इसकी कैलकुलेशन की जाए कि भाई जो भी कैलकुलेशन आए इसकी, जैसे इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 0.64, ये वी यू मिल गया, बराबर। तो ये एग्जांपल भी ध्यान आया ना, कि अगर वी यू फाइंड करना है तो उसके लिए बी वाई एक्स मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन सी वाई, ये फार्मूला। ऐसा ही आपके सेक्शन डी में, फाइनल एक्सरसाइज की सेक्शन डी में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें भी एक बार ध्यान देना, ऐसे ही हमें शॉर्ट फार्मूला यूज़ करनी है। तो आज जो ये 4 एग्जाम्पल देखे, चारों में कैसा लॉजिक यूज़ करना था वो ध्यान आया ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सम कंप्लीट हो गए, इस चैप्टर के जो है वो सब चीज़ें क्लियर हुई। अब इनके रिलेटेड फाइनल एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करना, उनमें ये सभी मेथड्स ही आएगी, ठीक है ना, अलग अलग तरह से यही सभी मेथड्स आपको पूछी जाएगी। तो अब जो आगे के चैप्टर्स होंगे, स्टेट के ही जो अब आगे के चैप्टर्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।